हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम संपूर्ण हिंदी का टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें हम कुल 20 क्वेश्चंस आपको देंगे, जिसमें से आप कितने कर पाते हैं, कितना स्कोर होता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, ये जो आपका टेस्ट है ये सभी पेपर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ARO RO हो या यूपी टेट, सी टेट या फिर UPSI, UPP, लेखपाल, किसी भी पेपर के लिए जिसमें हिंदी पूछाते हैं। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हमने पूरा एक तरफ से हमने इन्वॉल्व किया, पूरे चैप्टर इनमें संग्रह किए हैं, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन सबसे लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक, ये किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, भवानी प्रसाद मिश्र की, या गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर गिरजा कुमार माथुर की? तो किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन अगर आपने सी चुना है तो आपका आंसर राइट होता है। ठीक, तो देखिए, चांद का मुंह किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया था कि कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, देखिए इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक, तो याद रखेंगे, जो जो हम बता रहे हैं वो आपको याद ही रखना, कला और बूढ़ा चांद। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये किसकी रचना है? तो ये पंत जी की है। ठीक, पंत जी की है। और एक और चांद से पूछ लेते हैं, मुझे चांद चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपके UPSI में पूछा गया, मुझे चांद चाहिए, तो ये किसकी रचना है? ठीक, मुझे चांद चाहिए ये किसकी रचना है? तो सुरेंद्र वर्मा की, सुरेंद्र वर्मा, क्योंकि इन दोनों रचनाओं के लिए क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, चांद का मुटेड़ा किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। कला और बूढ़ा चांद किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। और मुझे चांद चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, तो सुरेंद्र वर्मा जी की है। देखिए, कला और बूढ़ा चांद और मुझे चांद चाहिए, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय से आ गया है। उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? उड़ान में, तो उड़ान में क्या प्रत्यय? आई, अन, या ई, या फिर आन? तो क्या हो जाएगा? अगर आपका ऑप्शन डी चुना है आपने तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए, उड़ प्लस आन, ठीक, उड़ान, उड़ प्लस आन। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक, और उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे, उपसर्ग पहले लगेंगे और प्रत्यय क्या होते हैं? बाद में लगेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं? देखिए, अयोग वाह, इन्हीं को हम नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि ये ना तो व्यंजन में गिने आते हैं, ना ही स्वर में गिने आते हैं। ठीक, तो अयोग वाह कौन से होते हैं? आपको पता होगा, केवल और केवल इनकी 2 संख्या होती है। ठीक, किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोग वाह बताया है। ठीक, धीरेन्द्र कुमार ने इन्हें नपुंसक वर्ण बोले हैं। ठीक, तो देखिए अयोग वाह कितने हैं? 2 हैं, अंक और आहा। ठीक, कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंक और आहा। देखिए, अंक को क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक, और आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। कहीं कहीं पे ये ऑप्शन ना दे करके यही ऑप्शन दे देते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें चाहे अनुस्वार और विसर्ग आपको ऑप्शन मिला या फिर अंक और आहा मिले, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, दोनों को ही हम सही मानेंगे। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात कर लेते हैं स्वर की संख्या कितनी, तो आपको पता हो 11 है, और व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 33 है। ठीक, और टोटल अगर वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ ले तो कितने होंगे? 52 हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये मोटा मोटा आंकड़ा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जैसे कि एक बार पूछ लिया गया था कि पुलिस में कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, तो कितनी होती है? 4। कौन कौन से? आ, छोटा ई, छोटा ऊ, और री से ऋषि, आ ई ऊ री। ठीक, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर जिन्हें हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हिंदी के लिए। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है? अगर आपने पहला ऑप्शन चुना है 22, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। ठीक, याद रखेंगे, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, चलिए और देखिए, अगर हम बात करते हैं राजभाषा का उल्लेख कहाँ है, तो वो आपको हमें बताना है। ठीक, राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया? ठीक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई का उच्चारण स्थान क्या? देखिए, सभी किसी न किसी वर्ण का कहीं ना कहीं से उच्चारण स्थान जरूर होता है। तो हम ई की बात करते हैं, तो ई कहाँ से बोला था? देखिए, उच्चारण स्थान का होता है जब हम मुख से बोलते हैं, तो ध्वनि कहाँ से टकराती है, किस चीज़ को स्पर्श करती है, वो चीज़ें हम देखते हैं, उसी के आधार पर हम इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। ठीक, तो ई का क्या होता है? इचु यसा नाम तालु। ठीक, इचु यसा नाम तालु। ठीक, ये हम देखते हैं, ये ऐसा एक सूत्र होता है, इचु यसा नाम तालु। ठीक, तो जितने भी देखिए ई और बड़ी ई दोनों क्या हो जाएंगे? ताल हो जाएंगे। चा, छा, जा, झा, चा वर्ग वाले, और या से यग और सा से सलजम। ठीक, ये क्या होते हैं? सभी ताल होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताल। अगर आपने ए सुना तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपका छठा ऑप्शन लग चुका है, छठा क्वेश्चन। देखिए हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? मानक हिंदी, ठीक, मानक भाषा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसको स्वीकार किया गया? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर खड़ी बोली। देखिए एक चीज़ और बता दें, ये जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और ये पहाड़ी हिंदी है, ये कोई भाषा नहीं है, ये क्या है? उपभाषा है। इसके अंतर्गत खुद भाषाएं या सॉरी बोलियां आएंगी, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे खड़ी बोली की। तो हमारा ऑप्शन अगर आपने चुना है सी, तो ये खड़ी बोली बिल्कुल सही होगी। खड़ी बोली देखिए आपकी कहाँ बोली जाती है? मेरठ के आसपास, ठीक, जहाँ ये खड़ी बोली थोड़ा कर्कश होती है, ठीक, इसे ही मानक रूप दिया गया है। और ये किस भाषा के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा की बोली है? तो किसकी? तो पहाड़ी भाषा, सॉरी पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक। किसकी भाषा के अंतर्गत? पश्चिमी भाषा के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, ठीक। पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत खड़ी बोली का चयन होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द्वित्व शब्द का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं हुआ है? तो द्वित्व क्या होते हैं? जब कोई एक स्वर सहित व्यंजन और एक स्वर रहित व्यंजन, ठीक, और दोनों सेम हो। जब कोई एक स्वर सहित व्यंजन और दूसरा स्वर रहित व्यंजन, दोनों के क्या हो? व्यंजन क्या हो? सेम हो, तब वहाँ पर क्या होता है? द्वित्व, ठीक। जैसे सच्चा, इसमें है ना, देखिए दो, एक स्वर रहित है चा और एक स्वर सहित है, ठीक। ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, और ये स्वर सहित है, दोनों मिल गए तो ये क्या हुआ? ये होगा आपका द्वित्व व्यंजन, ठीक। कुत्ता, इसमें देखिए दोनों ता सेम है, दोनों वर्ण क्या है? सेम है, आधा ता है पूरा ता है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक। सच्चा भी हो गया, वग्गा भी हो जाएगा ना, आधा का है पूरा का है, दोनों सेम वर्ण है, मगर वल्गा नहीं है, ठीक। वल्गा में दोनों सेम नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक। ये आपका द्वित्व व्यंजन नहीं होगा, ठीक। तो याद रखेंगे कौन सा नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने सी चुना है तो आपका ऑप्शन सही है, ठीक। जैसे दिल्ली में भी क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों दो व्यंजन है, एक स्वर रहित एक स्वर सहित है, और दोनों में एक आधा है एक पूरा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके शुद्ध वर्तनी से। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो अगर आपने ए ऑप्शन चुना तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आषाढ़, ठीक है। आषाढ़ ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका ये सही ऑप्शन है तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है कि शब्द के आधार पर भूख शब्द कौन सा भेद है? देखिए भूख शब्द कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या समूहवाचक विशेषण है, ठीक। देखिए समूहवाचक विशेषण कोई होता नहीं है, ये तो गलत ही है। गुणवाचक विशेषण होता है मगर गुणवाचक नहीं। यहाँ पर क्या? भूख ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, और जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं वो हमारी केवल भाव होती हैं, ठीक। याद रखेंगे ऐसी चीज़ें जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक। केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वही क्या होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। तो भूख हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका सही है तो आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है? तो आपको बताना अर्धस्वर क्या होता है। देखिए अर्धस्वर कौन से होते हैं? तो अर्धस्वरों की संख्या केवल 2 है। आपके हिंदी वर्णमाला में हमने इसके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है वर्णमाला की, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक। देखिए कौन सा है तो हम बताते हैं या और वाह। या और वाह क्या होते हैं? ये दोनों अर्धस्वर होते हैं, ठीक। और वैसे अगर देखते तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या रा ला वाह, ठीक। या रा ला और वाह ये क्या होते हैं? चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक। जिसमें से या और वाह क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। रा को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक, और रा को क्या बोलते हैं? लुंठित, और ला को पार्श्विक बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे यारा लावा ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें से या और वा क्या होते हैं? हमारे अर्धस्वर होते हैं। बिल्कुल सही जवाब अगर बी आपने चुना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रचनाकार में कौन सा समास है? रचनाकार, रचना को करने वाला, ठीक। रचनाकार में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए जहाँ पर आपको ठीक कारक चिन्ह मिल जाए वही क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। बहुब्री समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अव्यय भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होगा, इसका पहला होगा, और बहुब्री का क्या होता है? कोई पद प्रधान होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक। और बात करते हैं द्वंद्व का, तो द्वंद्व के दोनों हो जाते हैं, बाकी सबके क्या होते हैं? अंतिम पद प्रधान होते हैं। तो अगर आपका ए ऑप्शन सही है तो सही आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसार में कौन सी संधि है? देखिए संसार में कौन सी संधि, देखिए हम संसार का अगर संसार में कभी कभार पूछता है इसमें उपसर्ग क्या है, तो देखिए जहाँ कहीं भी सा के ऊपर बिंदी लगती है उसमें हमेशा और हमेशा बिंदी किस में टूट जाती है? माँ में। तो क्या हो जाएगा? सा के ऊपर बिंदी लगी तो ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, ठीक। सम में टूट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? सार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सम धन सार। अगर पूछता उपसर्ग कौन सा है तो सम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पूछा संधि कौन सी है, तो देखिए हमने तोड़ लिया इसको, सम धन सार में तोड़ लिया, और जहाँ भी हमें हलंत लगा मिलता है तो हम पहचान जाते हैं आसानी से कौन सा हो जाता है? व्यंजन संधि हो जाती है, ठीक। तो याद रखेंगे संसार में कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि, ठीक है। कोई भी चीज़ हो अगर कहीं पे बिंदी लगी है सा के ऊपर तो वो आपका क्या हो जाएगा? माँ में टूटेगा, और वो हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि, ठीक। तो याद कर लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते सजातीय लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि का उदाहरण। देखिए ये सिंपल सा और एकदम सरल सा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा संधि हो जाएगा, तो देखिए दीर्घ जब दीर्घ से मिलते दीर्घ जाता तो क्या होता है कि आपका दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि। जैसे विद्यालय, विद्यालय, ठीक, विद्या प्लस आलय, ऐसे देखते हैं ना, विद्या प्लस आलय, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे बड़ा आ मिल गया, फिर बड़ा आ मिल गया, तो बराबर का बड़ा आ, ठीक। तो इस तरीके से कुछ भी मिले मगर लास्ट में क्या दीर्घ होना चाहिए, ठीक, दीर्घ होना चाहिए। तो ये किसका नियम होता है, दीर्घ संधि का, ठीक, दीर्घ संधि का। तो विद्यालय है ना, देवालय, ठीक। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या सुंदर फूल हैं, किस प्रकार का वाक्य है। देखिए क्या सुंदर फूल है, देखिए ये चिन्ह आप अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको एक चीज़ याद रखना है। अगर ऐसा चिन्ह कहीं भी दिखता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये विस्मय का चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, तो आपको विस्मयवाचक बोल ही देना है, ठीक। क्या सुंदर फूल है, यहाँ पे कोई प्रश्नवाचक नहीं। अगर प्रश्नवाचक होता तो ऐसे चिन्ह होता, ठीक। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या देख के आप प्रश्नवाचक लगा दो, ठीक। ये क्या होगा, विस्मयादिबोधक, ठीक, विस्मयवाचक, ठीक, याद रखेंगे। कहीं भी अगर ऐसा चिन्ह आपको दिखता तो वो आपका हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेना का पर्यायवाची क्या है। सेना का पर्यायवाची क्या होगा, अनीक, सैनिक, आदि या फिर अतनु, ठीक। देखिए अतनु, ये सब देखिए आप लोग सोच रहे हैं सैनिक होगा, तो सैनिक बिल्कुल गलत होगा। सैनिक एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, सेना क्या होता है, पूरी उनकी टुकड़ी होती है, ठीक। ये क्या होता है, समूह होता है पूरा सेना, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनीक, ठीक। और इसका कटक मीन्स भी सेना होता है, याद रखेंगे, कटक मुश्तैता का विभाग, तो कटक मीन्स भी सेना होता है, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, वाक्य में कारक है। देखिए यहाँ पर क्या है, से आया है, तो से का मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो करण होगा, ठीक, या फिर अपादान होगा, तो दो ही होंगे। मगर हम देखते क्या कि यहाँ पे दूर है, मतलब क्या अलग होने की बात की जाए, दूरी की बात की जा रही, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, ठीक। जहाँ पर कहीं दूरी की बात की जाए, अलगाव की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका अपादान कारक होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा हमारा, अपादान कारक। देखिए करण हो नहीं सकता, ऑप्शन में करण दिया भी नहीं है, ठीक। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान से अलग, ठीक। तो सूर्य पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा पुल्लिंग नहीं है। कौन सा पुल्लिंग नहीं है मतलब क्या, स्त्रीलिंग है कौन सा, ठीक। तो लेन देन होता है, कंचनजंगा होता है, ठीक, सोना होता है, बनावट की जाती है। तो की जाती है मतलब क्या, देखिए कोई सेंटेंस का आप लिंग पहचानना चाहते हैं, उसके आप वाक्य बना के देख सकते हैं। तो बनावट होती है, बनावट की आती है, वैसे भी वट आता है लास्ट में, वो स्त्रीलिंग शब्द ही होता है, ठीक। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अगर आपने चुना तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4, ठीक। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, छत्रंग ज्ञा स्रा ना, छत्रंग ज्ञा और स्रा, ये 4 होते हैं। देखिए इनको संयुक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 से मिलकर बनते हैं, ठीक। छत्रंग जैसे छा है तो का और सा से मिलकर बना है, ठीक। ये देखते हैं, त्रा किससे मिलकर बना, ता और रा से, ता और हलंत लगा देंगे, पहले वाले में हलंत कर देंगे, ठीक। ता और रा से, गा किससे मिलकर बना, जा और यहाँ से, जा प्लस यहाँ से, ठीक। और इसी तरह सा किससे मिलेगा, सा और रा से, सा के साथ हलंत लगाएंगे और रा लिख देंगे, ठीक। तो ये आपके सही ऑप्शन जाएंगे, कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तर का तद्भव क्या होगा। प्रस्तर मीन्स क्या होता है, प्रस्तर मीन्स क्या होता है ये बताना आपको। तो प्रस्तर मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। शिला, प्रस्तर, यही सब क्या है, पत्थर है। मगर पत्थर का जो तत्सम है, तत्सम है, वो क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ठीक। तद्भव हो जाएगा पत्थर, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे तत्सम गलत लिखा है, तद्भव गलत लिखा है, यहाँ पे दा होना चाहिए था, ठीक। तो आप लोग कर लेना, प्रस्तर मीन्स क्या होता है, पत्थर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, या ये आपका 20वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए जिनको हम उच्चारण करते हैं और मुख से थोड़ी हवा निकलती, कम हवा निकलती, उनको क्या बोलते हैं, महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, प्राण व्यंजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। जिनमें थोड़ी हवा निकलती उन्हें अल्पप्राण बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले वर्ग का अक्षर, फिर तीसरा और फिर पाँचवा, ठीक। पहला, तीसरा और ये पाँचवा कर लेंगे, ठीक। जैसे का, गा और अंगा, तो का देखिए इसमें हवा कम निकले। अगर खा बोलते हैं, खा में थोड़ा महाप्राण होगा, ठीक। खा में ज़्यादा हवा निकलेगी, का में कम निकले ना, तो का क्या हो जाएगा, अल्पप्राण, ठीक। तो इसीलिए इनमें कम हवा निकलती है, जिनको हम उनको क्या बोलते हैं,
अल्पप्राण, ठीक। अगर ज़्यादा निकले खा, जैसे खा में का ज़्यादा हवा निकल रही, फिर गा में कम निकलेगी, फिर घा बोलते हैं, घा में ज़्यादा निकलती है तो घा महाप्राण हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम अल्पप्राण बोलते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक। और ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट था हमारी तरफ से, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, और उनके नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो उसे लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी इस तरह के मॉक टेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और देखिए अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।